नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक आज बैंकॉक में होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। द्विपक्षीय मुद्दों और फ्रांस में जंगल की आग पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पात्र लाभार्थियों को कोविड रोधी एहतियाती टीके लगाने में तेजी लाने का आग्रह किया। केंद्र ने हरियाणा और पंजाब में पशुओं में संक्रामक लंपी त्वचा रोग की स्थिति की समीक्षा की। संक्रमित पशुओं को अलग करने के प्रयासों पर बल दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के निलंबन को समाप्त करने में सक्रिय रूप से मदद करने के लिए कहा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का चौथा चरण आज से शुरू। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार ने प्रवेश परीक्षा को सुचारू बनाने का आश्वासन दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों के संचालन के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया। उत्तर कोरिया ने पश्चिमी तट के शहर ऑनचॉन से 2 क्रूज मिसाइलें दागी। और डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने एफसी गोवा को 3-1 से हराया। दोपहर समाचार में जागृति शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत और थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक आज बैंकॉक में होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर बैठक में भाग लेने के लिए कल थाईलैंड पहुंचे। दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। विदेश मंत्री ने भारतीय समुदाय से मुलाकात के साथ थाईलैंड यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ नए भारत की उपलब्धियों और आकांक्षाओं साझा की और भारत की प्रगति में योगदान के लिए उन्हें आमंत्रित किया। बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की बढ़ती कीमतों और देश के हित में रूस से कच्चे तेल के आयात के भारत के निर्णय का उल्लेख किया। Oil prices are unreasonably high. So are gas prices. A lot of traditional suppliers to Asia are also diverting them to Europe. So Europe is also actually buying much more from the Middle East and from other sources who would have supplied India. So it is a situation today where every country will try naturally to get the best deal possible for its citizens. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में आसियान के साथ भारत की साझेदारी मजबूत हुई है। If I were to look at the 5 big economic partners we have in the world, they are the European Union, the United States, China, ASEAN and the Gulf. Now within ASEAN, all of you know how important Thailand is. For us today, especially because there is a lot of volatility in the world, it is very, very important that India-ASEAN relations not just do well, but actually grow. I think this understanding is there in ASEAN countries. My enthusiasm to grow this relationship is completely shared on the Thai side. डॉक्टर जयशंकर आज बैंकॉक में थाईलैंड के विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई से मुलाकात करेंगे। थाईलैंड और भारत 2 समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने फ्रांस में सूखे की स्थिति और जंगल में लगी आग पर चिंता व्यक्त करते हुए एकजुटता दिखाई। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग परियोजनाओं और असैन्य परमाणु ऊर्जा सहित वर्तमान द्विपक्षीय कार्यक्रमों की समीक्षा भी की। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा की गई।
प्रशासनिक सुधारों पर 2 दिन का क्षेत्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में कल से शुरू होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर प्रशासनिक सुधार कर शासन और लोगों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। ये सम्मेलन पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी राज्यों के क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को कोविड की एहतियाती खुराक देने में तेजी लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को एहतियाती खुराक बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, स्कूलों और कॉलेजों, धार्मिक यात्रा मार्गों तथा धार्मिक स्थलों पर टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। श्री मांडविया ने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। आकाशवाणी से बातचीत में कोविड कार्य बल के अध्यक्ष डॉ एनके अरोड़ा ने बताया कि अमृतकाल में सभी को वैक्सीन मुफ्त दी जा रही है। देश के कुछ क्षेत्रों में कोविड के केसेस बढ़े हैं, कहीं कहीं लोगों को अस्पताल में दाखिल होने की भी जरूरत है। एहतियातन डोज हम लोगों को प्रतिरक्षा का एक अतिरिक्त आवरण देता है, जिससे गंभीर बीमारी और अस्पताल में दाखिल होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा कि सभी लोगों को ये वैक्सीन लगाना है और किसी प्रकार की भी वैक्सीन की कमी नहीं है। जो टीकाकरण केंद्र है आपके घरों के नजदीक ही है और मुफ्त उपलब्ध हैं। 18 साल से ऊपर हर एक व्यक्ति अपनी एहतियातन डोज जरूर लगाए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 208 करोड़ 57 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 25,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 9,062 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 15,220 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.57% हो गई है। पशुपालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने आज पंजाब और हरियाणा में पशुओं में चर्म रोग की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों राज्यों के मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें की। चर्म रोग लंपी में पशुओं की त्वचा पर गांठ बन जाती है। कल चंडीगढ़ में बैठकों के दौरान श्री रूपाला ने कहा कि संबंधित जिलों में पहले पशुओं को टीके लगाए जाने चाहिए ताकि ये संक्रामक रोग अन्य जिलों में न फैल सके। उन्होंने रोगी पशुओं को अलग करने के प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। हरियाणा में 8 जिले ऐसे हैं जहां ये बीमारी अभी नहीं फैली है। उच्चतम न्यायालय ने भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के निलंबन को रद्द किए जाने के मामले में केंद्र से सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है। केंद्र ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि उसने फीफा के साथ 2 बार बैठक की है और भारत में विश्व कप की मेजबानी को लेकर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने कल तीसरे पक्ष के अनुचित हस्तक्षेप के आरोप में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ को निलंबित कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने प्रशासनिक समिति के गठन को तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप माना है। फीफा के निलंबन के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से इस मामले की सुनवाई शीघ्र करने का आग्रह किया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच किया जाना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों के संचालन के लिए 3 सदस्यों की प्रशासक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनमोहन और नजमी वजीरी ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा खेल संहिता का उल्लंघन करने के कारण ये आवश्यक हो गया है कि संचालन प्रशासकों को समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति को अपना कार्यभार नवनियुक्त समिति को सौंपने का निर्देश दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के जनरल काउंसिल की बैठक नए सिरे से बुलाने और 23 जून से पहले की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने श्री एडप्पाडी पलानीसामी के पार्टी महासचिव के चुनाव के विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायाधीश जी जयचंद्रन ने इस याचिका पर ये आदेश दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET के आयोजन में आने वाली दिक्कतों को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शुरू के चरणों में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हुई थीं, लेकिन इनसे परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। 14,90,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। ये देश में दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन किया। पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में संसदीय बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। बोर्ड के नए सदस्य हैं कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण, पूर्व लोकसभा सांसद सुधा यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया और इकबाल सिंह लालपुरा। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्यसभा सांसद ओम माथुर को शामिल किया गया है। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची के प्रकाशन की नई समय सीमा 25 नवंबर तय की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने जम्मू में बताया कि 1 अक्टूबर या उससे पहले तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता बनने के पात्र होंगे। जनवरी 2019 के बाद जो लोग 18 साल के हो गए हैं, उनका वोट अभी हमारी वोटर लिस्ट में नहीं है। तो एक मैसिव चेंज आएगा वोटर लिस्ट में और काफी वोट इसमें ऐड होंगे। यानी जो 18, 19, 20, 21, इवन 22-23 साल के भी हमारे यूथ हैं, अब उनको मौका मिलेगा कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकें। श्री कुमार ने बताया कि पहली बार आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाएगा। नई चीज इस बार हो रही है, पहली बार कि आधार नंबर के साथ वोट को लिंक किया जा रहा है। यानी अब जो वोटर लिस्ट में हर वोटर के सामने उसका आधार कार्ड भी लिंक होगा। तो एक नया फॉर्म है, फॉर्म 6B, वो सभी वोटर्स को भरना है। यानी जो आज की डेट में वोटर लिस्ट में नाम है, उनको वो फॉर्म भरना है, और जो नए वोट बनेंगे उनके फॉर्म 6 में ही वो कॉलम रखा गया है आधार नंबर का। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज मुंबई में शुरू हुआ। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों सदनों में
25,826 करोड़ रुपए मूल्य की पूरक मांगे रखी। अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि 22 और 23 अगस्त को पूरक मांगों पर चर्चा के बाद मतदान कराया जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक आज बैंकॉक में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। द्विपक्षीय मुद्दों और फ्रांस में जंगल की आग पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पात्र लाभार्थियों को कोविड रोधी एहतियाती टीके लगाने में तेजी लाने का आग्रह किया। केंद्र ने हरियाणा और पंजाब में पशुओं में संक्रामक लंपी त्वचा रोग की स्थिति की समीक्षा की। संक्रमित पशुओं को अलग करने के प्रयासों पर बल दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के निलंबन को हटाने में सक्रिय रूप से मदद करने के लिए कहा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का चौथा चरण आज से शुरू। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार ने प्रवेश परीक्षा को सुचारू बनाने का आश्वासन दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों के संचालन के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया। उत्तर कोरिया ने पश्चिमी तट के शहर ओनचोन से 2 क्रूज मिसाइलें दागी। और डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने एफसी गोवा को 3-1 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा के विशेष अवलोकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम संसद भवन में दिखाया जाएगा। स्वराज 75 कड़ियों का धारावाहिक है, जिसमें स्वतंत्रता के गौरवमय इतिहास और भारतीय इतिहास के बारे में भूली बिसरी गाथाओं को दिखाया जा रहा है। ये धारावाहिक 14 अगस्त से प्रत्येक रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाता है। ये कार्यक्रम 9 क्षेत्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बांग्ला और असमिया के साथ अंग्रेजी में भी डब किया गया है। दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर 20 अगस्त से इस कार्यक्रम को प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथभाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता से अब तक के 75 वर्ष के दौरान लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। देश की 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या तक इसकी पहुंच है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की विकास यात्रा का प्रसारण किया जा रहा है। आज की कड़ी में हम भारतीय गणतंत्र की आत्मा यानी संविधान कैसे लागू हुआ, इसकी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 सितंबर 1946 को हुई। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान मात्र कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवन को चलाने वाला है और इसकी भावना हर युग की अंतरात्मा है। Let us leave aside slogan. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity.
हमारे संविधान में संसदीय लोकतंत्र, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को आदर्शों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. बाबा साहेब आम्बेडकर ने गर्व से कहा था कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों से अंश लेकर निर्मित किया गया है। ये संविधान के निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के प्रति आभार है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए ऐसा दस्तावेज बनाया जिसमें लोगों को मूलभूत और सर्वोच्च आकांक्षाओं को समाहित किया गया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ इसे ट्विटर पर @NewsAlerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। उत्तर कोरिया ने 2 क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण किया है। ये मिसाइलें आज तटीय शहर ऑनचन से दागी गईं। मीडिया की खबरों के अनुसार दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास की तैयारियों के बाद उत्तर कोरिया ने इन मिसाइलों का परीक्षण किया। इस बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक योल ने कहा है कि उनका देश उत्तर कोरिया को आर्थिक सहायता देने का इच्छुक है, बशर्ते वो निरस्त्रीकरण की शुरुआत करे। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप कल शाम कोलकाता में शुरू हुआ। पहले मैच में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने गोवा फुटबॉल क्लब को 3-1 से पराजित किया। गोवा FC ने पहला गोल किया, लेकिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने दूसरे हाफ में जोरदार वापसी करते हुए 3 गोल किए। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार इंडियन सुपर लीग की 11 टीमें इस प्रतियोगिता में खेल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भीड़ की हिंसा की घटनाओं और अपराधों के बढ़ने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अलवर में एक सब्जी विक्रेता पर भीड़ के हमले के संबंध में राजस्थान सरकार, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी साधने पर उनकी कड़ी आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इसके लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेलगाड़ियों में बच्चों की यात्रा के लिए टिकट बुक कराने के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि 1 से 4 वर्ष के बच्चों को ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट लेनी होगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबरें भ्रामक हैं। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है महान देशभक्त मदनलाल ढींगरा को। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकार
हारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। हमारी आजादी के इतिहास के हर पन्ने पर कुर्बानियों की ऐसी कई कहानियां दर्ज हैं जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1909 में आज ही के दिन मदन लाल ढींगरा ने जो बलिदान दिया था वो इतिहास में अमर हो गया। कल्पना कीजिए 1 जुलाई 1909 की एक शाम की लंदन में इंडियन नेशनल एसोसिएशन में एक समारोह था। इसमें भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज मौजूद थे। जैसे ही भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार सर विलियम हर्ट कर्जन वायली अपनी पत्नी के साथ हॉल में पहुंचे, मदन लाल ढींगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोलियां दाग दी। इनमें से 4 सही निशाने पर लगी। अपने जीवन का मकसद पूरा करने के बाद ढींगरा ने अपने पिस्तौल से खुद को भी गोली मारनी चाहिए, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। 23 जुलाई को ढींगरा के मामले की सुनवाई पुराने बेली कोर्ट में हुई, जहां मदन लाल ने खुले शब्दों में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित कर रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अदालत ने मदन लाल को मृत्युदंड का आदेश दिया और 17 अगस्त 1909 को लंदन के पेंटविले जेल में फांसी पर लटकाकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। लेकिन सच तो ये है कि एक बार फांसी चढ़कर मदन लाल ढींगरा सदा सदा के लिए अमर हो गए। देश में 2021-22 में 31 करोड़ 50 लाख टन से अधिक अनाज उत्पादन का अनुमान है। ये 2020-21 की तुलना में 49 लाख 80 हजार टन अधिक होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार की किसान अनुकूल नीतियों के कारण रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कल नई दिल्ली में संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए कार्य योजना की तैयारी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला में 15 तकनीकी सत्र होंगे। श्री पाटिल ने जोर देकर कहा कि राज्यों के समर्थन के बिना गांव का सर्वांगीण विकास और बदलाव संभव नहीं है। राजस्थान में कई हिस्सों में तेज वर्षा हुई है। अधिक वर्षा के कारण मानसून के इस मौसम में पहली बार चंबल नदी पर बने सभी 4 बांधों के फाटक खोल दिए गए हैं। कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में चंबल नदी के किनारे पर बसे गांवों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कोटा जिले में चंबल नदी के किनारे बसे लोगों को सरकारी विद्यालयों में बनाए गए सुरक्षित आश्रय स्थलों में भेज दिया गया है। राज्य आपदा मोचन बल, नागरिक सुरक्षा विभाग और कोटा नगर निगम की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में काम में लगी हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कल तेज वर्षा से जलभराव से यातायात बाधित हुआ। मुंबई उपनगरीय रेलवे की सेंट्रल लाइन ट्रेन सेवा के साथ ही मुंबई आने वाली लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी बारिश के कारण प्रभावित हुई। शहर के निचले इलाकों में जलभराव की खबरें भी मिली हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक आज बैंकॉक में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की। द्विपक्षीय मुद्दों और फ्रांस में जंगल की आग पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पात्र लाभार्थियों को कोविड रोधी एहतियाती टीके लगाने में तेजी लाने का आग्रह किया। केंद्र ने हरियाणा और पंजाब में पशुओं में संक्रामक लंपी त्वचा रोग की स्थिति की समीक्षा की। संक्रमित पशुओं को अलग करने के प्रयासों पर बल दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के निलंबन को समाप्त कराने में सक्रिय रूप से मदद करने के लिए कहा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का चौथा चरण आज से शुरू। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार ने प्रवेश परीक्षा को सुचारू बनाने का आश्वासन दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों के संचालन के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया और उत्तर कोरिया ने पश्चिम तटीय शहर ऑनचोन से 2 क्रूज मिसाइलें दागी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।